हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और इसी के बीच में जो इंडोनेशियन के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक पीस प्लान प्रेजेंट करते हैं 3 जून को ड्यूरिंग सांग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पीस प्लान में कहा क्या गया है और क्या है सांग्रीला डायलॉग और रसिया यूक्रेन किस तरह से ये रिजॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं डिटेल में। तो उससे पहले एक क्वेश्चन जो कि 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे कंट्री जो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में दें। चलिए देखते हैं डिटेल में टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ सांग्रीला डायलॉग डिफेंस समिट। ये मेजर हाइलाइट्स कौन कौन से हैं। तो इंडोनेशियाज पीस प्रपोजल, इंडोनेशिया का पीस प्रपोजल है। पहला है इमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। जो रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है वो जल्दी से जल्दी सीज फायर हो ताकि इस हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो हॉस्टिलिटीज़ बना हुआ है उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि सेवियर इकोनॉमिक एंड फूड सप्लाई इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इन और एशियन नेशन। तो ये है। आप लोग के बीच में पता ही होगा कि गेहूं के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये और इन्फ्लेशन देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन तो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें एक फॉरम प्रोवाइड किया जाएगा ताकि दोनों देश रसिया और यूक्रेन बैठ करके इस हॉस्टिलिटीज़ को दूर कर सके। दूसरा है सीज फायर एट प्रेजेंट पोजीशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जितना भी इमीडिएट सीज फायर करने का मतलब कि रसिया जितना यूक्रेन का भूमि कब्जा चुका है वो वहीं तक रुक जाए और ये वार वहीं पे एंड कर दे ताकि जो ये फाइट हो वो एंड हो सके और जो कैजुअलिटीज़ हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन को इस्टेब्लिश करना। डीमिलिटराइज्ड जोन क्या होता है कि जैसे देखिए कि दो बॉर्डर है, एक इधर ये रसिया है और ये यूक्रेन है। तो बीच में जो जोन होगा वो डीमिलिटराइज होगा, यहाँ पे कोई भी मिलिट्री डिप्लॉय नहीं होगा। तो इस तरह का बॉर्डर, इस तरह के जोन्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए यूक्रेन और रसिया के बीच ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो या ना हो। और इस डिमिलिटराइज जोन को ऑब्जर्व एंड गारंटेड बाय इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, मतलब यहाँ पे यूएन का पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करना चाहिए और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को इंश्योर करना चाहिए। फोर्थ है तुम्हारा आपका यूएन को एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। तो जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो डिस्प्यूटेड एरिया है इन दोनों के बीच एक रेफरेंडम करवाना चाहिए कि वहाँ के लोगों का क्या एस्पिरेशन है, उन लोग की कहाँ रहना चाहते हैं, इधर यूक्रेन और रसिया। तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। तो ये था आपका इंडोनेशिया का पीस प्रपोजल। इंडोनेशिया क्या चाहता है, लेकिन ये एग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चीज़ है। तो और अदर हाईलाइट का बात करें तो चाइनीज़ पीस प्लान देखते हैं ये क्या। तो ये चाइना का पीस प्लान क्या है सो समझते हैं। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है वो 12 पीस प्लान प्रपोज्ड किए हैं ताकि ये हॉस्टिलिटीज़ जो बना हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच ये ख़त्म हो सके। इसमें प्लान में इंक्लूड्स कौन कौन सी चीज़ है, तो कॉलिंग फॉर सीज फायर जल्दी से जल्दी हो सके दोनों देशों के बीच, कंसिडरिंग रसिया सिक्योरिटी कंसर्न, रसिया के सिक्योरिटी कंसर्न को भी ध्यान में रखा जाए, प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन रेसिस्टेंस टू यूक्रेन, यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटेटिंग प्रिजनर एक्सचेंज, दोनों देश के बीच में जो प्रिजनर बंधक बना लिए गए हैं लोग उन लोग को एक्सचेंज किया जाए, लिफ्टिंग यूनिलेटरल सेक्शन, जो यूनिलेटरल सैंक्शन लगाया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए और अदर मेजर्स लिया जाए ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो सके। तो ये था चाइना का पीस प्लान। अब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न एलाइज किस तरह से देखता है। तो वेस्टर्न एलाइज तो पता ही होगा, जब से यूक्रेन और रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो यूक्रेन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया जा रहा है और जो भी मिलिट्री असिस्टेंस हो गया वो वेस्टर्न एलाइज कंट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये था। अब हम लोग देखते हैं ये सांग्रीला डायलॉग है क्या। तो ये सांग्रीला डायलॉग एक एनुअल इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है सांग्रीला डायलॉग के जो मेंबर्स हैं इसके बीच। यह भी सिंगापुर में हेल्ड किया गया है। यह एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इस डायलॉग में जो सांग्रीला डायलॉग में डिफेंस जो मेंबर्स कंट्री है उनके डिफेंस मिनिस्टर, परमानेंट हेड्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री चीफ्स, मोस्टली एशिया पैसिफिक के जो होते हैं वो अटेंड करते हैं और कुछ लेजिस्लेचर्स भी अटेंड करते हैं। एकेडमिक एक्सपर्ट हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, बिजनेस डेलीगेट्स हो गए, तो ये सब सांग्रीला डायलॉग्स में अटेंड करते हैं जो सांग्रीला डायलॉग्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सांग्रीला डायलॉग का नाम जो सांग्रीला एक होटल है सिंगापुर में उसके नाम पे रखा गया है और ये 2002 से लगातार एनुअल मीटिंग करते चला आ रहा है। ये सांग्रीला डायलॉग जो फॉरम है इसका मेन एम है आपका डिफेंस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, कम्युनिटी इन द रीजन, और प्रैक्टिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना ताकि जो एशिया में जो पीस है वो बना रहे।
चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इशू बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बात करें तो पता ही है कि अभी का जो रसिया है वो सोवियत यूनियन हुआ करता था और इसको 1991 में पता ही होगा कि ये 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। तो ये यूक्रेन भी रसिया का ही पार्ट हुआ करता था बिफोर 1991। तो ये यूक्रेन स्प्लिट होने के बाद जो यूक्रेन था वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, जिसके कारण जो यूक्रेन है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न एलायंस को फेवर करने लगा। अब चलिए देखते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रसिया, ये बिगनिंग कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो फरवरी 2014 में रसिया के द्वारा जो क्रीमिया था वो एनेक्स कर लिया गया था। जो क्रीमिया था वो यूक्रेन का पार्ट था, तो रसिया के द्वारा 2014 में उसको एनेक्स कर लिया गया था और वहाँ से ओरिजिन होता है यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट का। तो क्रीमिया की बात करें तो यूक्रेन का ये ऑटोनॉमस रीजन था, जहाँ पे जो लार्जली जो पीपल थे वो रसियन इथनिक के थे और ये स्ट्रेटेजिकली नेवल बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था यूक्रेन, तो इसीलिए रसिया के द्वारा एनेक्स किया गया। दूसरा कारण था कि जो रसिया थे वो प्रो रसियन जो सेपरेटिस्ट यूक्रेन में थे उसको रसिया बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे, जो कि यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में लाया करता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा डोहान्स्क, लुहांस्क, जिसको ये दोनों मिला करके डोनबास का एरिया बोला जाता है। ये ईस्टर्न यूक्रेन में देखने को मिलता है ये एरिया। तो ये एरिया अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये आपका यूक्रेन के रसिया के अंडर कैप्चर किया गया है और कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया, जबकि इस तरह का इंसिडेंट जो कि नेवल अटैक इंसिडेंट, साइबर अटैक्स, प्रोपोगेंडा कैंपेन्स या पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना, ये सब से कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा गहरा हो गया। रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा कि पार्लियामेंट जो वहाँ के हैं रसिया के, वहाँ पे अभी अटैक देखने को मिला है। व्लादिमीर पुतिन को कितने बार असैसिनेट करने का षड्यंत्र रचा गया है। उसके बाद फिर अगर यूक्रेन का भी बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी इसी तरह से बहुत सारा पॉलिटिकल असैसिनेशन करने का प्लानिंग किया जा रहा है और ये रिलेशन और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया जब रसिया और वेस्टर्न के द्वारा बहुत सारा सैंक्शन इम्पोज किया गया एक दूसरे को एक्यूज्ड ठहराया जाने लगा और इंटरफेरेंस और एग्रेशन देखने को मिला यूक्रेन और वेस्ट के बीच। अब हम लोग देखते हैं रसिया यूक्रेन वार 2022, जो कि फुल फ्लेज वार में ये लॉन्च हुआ। तो फिर क्या हुआ कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन के जो सिटीज़ हैं उसको टारगेट किया जाने लगा, मिसाइल स्ट्राइक्स वो किया जाने लगा। द इन्वेजन ट्रिगर्ड अ ग्लोबल क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, तो ये एक ग्लोबल क्राइसिस की ओर ले गया और ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी तो बना ही हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच। तो ओवरऑल बात करें तो मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या देखने को मिला, तो 3 तरह का मेन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखे हम लोग, हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरिकल पता ही होगा आपको, क्रीमिया से स्टार्ट हुआ है। जियोपॉलिटिकल की बात किया जाए तो जो यूक्रेन था वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था और रसिया को ये पसंद नहीं था। आइडियोलॉजिकल का बात करें तो यूक्रेन में देखिए तो डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, वहीं रसिया को देखिए तो वो एंटी डेमोक्रेसी, उस टाइप का डेमोक्रेसी वहाँ पे है नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं रसिया और यूक्रेन एक दूसरे को कैसे देखते हैं। तो रसिया जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिसेंट्स इट्स प्रो वेस्टर्न ओरिएंटेशन एंड एस्पिरेशन टू ज्वाइन नाटो एंड EU। तो यूक्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो वेस्टर्न ओरिएंटेशन बनना चाहता है, वो नाटो का ज्वाइन करना चाहता है, वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है। तो इस तरह से रसिया के द्वारा देखते हैं। अब देखते हैं यूक्रेन किस तरह से रसिया को देखता है। तो एज ए एग्रीगेटर एंड थ्रेट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो यूक्रेन जो है वो एग्रीगेटर नेशन के तौर पे रसिया को देखता है और रसिया यूक्रेन का जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको एक थ्रेट मानता है रसिया को। तो अगर इस डिस्प्यूट का अगर मेन गोल कॉन्फ्लिक्ट का बात किया जाए तो रसिया क्लेम्स टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इथनिक रसियन एंड रसियन स्पीकर ऑन यूक्रेन। तो रसिया के द्वारा क्लेम किया जाता है कि जो रसियन स्पीकिंग है जो कि यूक्रेन में है उसको उसके राइट को प्रोटेक्ट करना थ्रू टू रिस्टोर हिस्टोरिकल जस्टिस एंड काउंटर वेस्टर्न इंक्रोचमेंट। वहीं यूक्रेन का बात किया जाए तो टू क्लेम डिफेंड इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, यूरोपियन इंटीग्रेशन। तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसके बहुत सारे फार रीचिंग इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहा है। जैसे सिक्योरिटी, पूरा ग्लोब का सिक्योरिटी एक देखिए तो क्वेश्चन मार्क हो चुका है। स्टेबिलिटी जो है वो उतना अच्छा से है नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बात किया जाए या जियोपॉलिटिकल का, जो दुनिया में प्रोस्पेरिटी देखने को मिल रहा है वो घट रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम घट रहा है, पता ही होगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पावर एंड ऑर्डर टू द वर्ल्ड,
तो बैलेंस ऑफ पावर में भी हम लोग को एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है इंटरनेशनल लॉ का, उसका वायलेशन देखने को मिल रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने को मिल रहा है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन एंड द लाइव्स एंड फ्यूचर्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल, मिलियंस ऑफ द पीपल्स का लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो ग्लोबल वर्ल्ड को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय लगाया जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।